सो बच्चे सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो सेंस ऑर्गन्स बच्चे है क्या? सेंस ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो रिसीव करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही है, जितने भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव सेंस ऑर्गन्स। तो दीज आर स्ट्रक्चर्स which receives information from external environment। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए वी हैव सेंस ऑर्गन्स। और ऐसी क्या चीज है इनमें जो इनको ये एबिलिटी देती है? मुझे सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। और आगे का ट्रांसमिशन तो न्यूरॉन्स का है। तो न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज दे के जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने का काम है सेंस ऑर्गन्स का। तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस दे रिसीव। जो स्टिमुलस ये रिसीव करते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वी हैव टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स और सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप जो है वो है उन रिसेप्टर्स की जो कि पेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, पेन रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स है, थर्मो रिसेप्टर्स है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स है। ठीक है, अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स है। तो बच्चे कुछ रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में बहुत प्रोमिनेंट है, उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स वो है जो लाइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जैसे कि हमारी आई। ठीक है, आई जो है वो स्ट्रक्चर है जो लाइट को एक्वायर करने में हेल्प करती है। हमें पता चलता है कि लाइट डिम है, लाइट ब्राइट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आई से पता चल रही है। कलर हम एनालाइज कर रहे हैं आई की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर आफ्टर फोटो रिसेप्टर इज गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी यानी कि टेस्ट रिसेप्टर। मैं कॉमन हेडिंग के अंदर लिख देती हूँ उसको कीमो रिसेप्टर के अंदर। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स वो है जो केमिकल को रिसीव करके एनालाइज करते हैं। केमिकल को एनालाइज करेंगे, ठीक है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो नेजल रीजन में प्रेजेंट रहता है, इथमॉइड बोन के नीचे। और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो स्मेल को सेंस करता है। जो केमिकल्स उसके पास पहुंचते हैं उसको स्मेल की फॉर्म में सेंस करने का काम है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का। नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अलावा वी हैव टंग, जो कि एक गस्टेटरी रिसेप्टर है। गस्टेटरी रिसेप्टर यानी कि टेस्ट में हेल्प करता है। ठीक है, इट हैज पेपिले। पेपिले जो है यानी कि कुछ इरप्शंस जो है इस टंग में प्रेजेंट रहती हैं, जिनमें टेस्ट बड्स होते हैं और अल्टीमेटली ये टेस्ट सेंस करने में हेल्प करता है। ऑल्दो ये दोनों रिसेप्टर्स आपस में कनेक्टेबली काम करते हैं, दोनों एक तरीके से काम करते हैं केमिकल को सेंस करके, और दोनों का काम भी एक साथ होता है। कई बार टेस्ट को सेंस करने के लिए हमें स्मेल का भी स्मेल को भी सेंस करना जरूरी होता है। ब्रेन इन्हीं दोनों की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करके एसोसिएट करके हमें रिस्पॉन्स देता है कि खाना टेस्टी है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स हो गए। और थर्ड रिसेप्टर्स में लेने जा रही हूँ टच रिसेप्टर। ठीक है, तो बच्चे टेक्टाइल रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर भी आप कह सकते हो। टेक्टाइल रिसेप्टर यानी कि टच को सेंस करने वाले।
ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं स्किन में। स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ नेकेड नर्व एंडिंग्स हैं। तो स्किन में नेकेड नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि स्किन को सप्लाई करके इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में हेल्प करते हैं टच के बारे में। तो बच्चे हमारे पास अलग अलग टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मिसनस कॉर्पसल की, ठीक है। मिसनस कॉर्पसल में कुछ स्पेसिफिक नर्व्स के बारे में, कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रही हूँ। मिसनस मिसनर्स कॉर्पसल्स बेटा वो स्ट्रक्चर है जिनका नंबर बहुत जहां पे ज्यादा होगा ना, वहां पे सॉफ्ट टच को भी एनालाइज कर लेंगे। सॉफ्ट टच को एनालाइज कर लेंगे। हमारे पास जो बिल्कुल एक सॉफ्ट टच रहता है, बहुत ही स्पेसिफिकली एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। मिसनर्स कॉर्पसल जो स्किन में नर्व एंडिंग को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन के लिए वी हैव पैसिलियन कॉर्पसल्स। पैसिलियन कॉर्पसल्स ये वो स्ट्रक्चर है जो स्किन में रहकर टच को रिसीव करते हैं। ये सॉफ्ट टच को पैसिलियन कॉर्पसल, सस्टेन्ड और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग प्रेशर को सेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। soft touch and pressure. So these are tactile और touch receptors, ठीक है। उसके बाद मैं फर्दर बात कर रही हूँ पेन रिसेप्टर्स की। सो बच्चे अब फर्दर है हमारे पास पेन रिसेप्टर्स। एल्जेसिक रिसेप्टर्स है बेटा, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू फ्री नर्व एंडिंग्स इन स्किन। फ्री नर्व एंडिंग्स जो है वो स्किन की वो बनाती है पेन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं एंड लास्ट है थर्मोरिसेप्टर्स जो टेम्परेचर सेंस करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सेंस करने के लिए अगेन वी हैव इंफॉर्मेशन इन स्किन, ठीक है। स्किन में रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हमारे पास टेक्टाइल रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो बच्चे वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं उन्हें फ्रिजिडो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो फ्रिजिडो रिसेप्टर्स जो है वो स्किन में प्रेजेंट रहते हैं जो कि ठंड को, गर्मी को सेंस कर लेंगे। तो दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स जिसमें से हमें डिटेल करना है आई और एयर का। एयर जो है वो बच्चे ऑडिटरी रिसेप्टर है। ऑडिटरी होने के साथ साथ यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, ऑडिटरी रिसेप्टर है, उसके साथ साथ बच्चे वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। बैलेंसिंग ऑर्गन जो कि बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेरिबेलम जो है ऑल्दो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है वो इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा, कोई सेंसरी ऑर्गन ही ना। तो इसीलिए बच्चे जो एयर है हमारे पास वो बैलेंसिंग और बैलेंस स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड करता है बच्चे, ठीक है। सो ये है बच्चे कुछ सेंस ऑर्गन की कैटेगरीज। अब डायरेक्टली बात करते हैं अपने मेन सेंस ऑर्गन्स की जो हमें डील करने हैं, दैट इज आई एंड एयर, ठीक है। सबसे पहले आई कवर करेंगे। सो बच्चे आई, आई जो बहुत एक डेलिकेट ऑर्गन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो आई जो है इट्स अ फोटो रिसेप्टर। इट्स अ फोटो रिसेप्टर जो कि लाइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। लाइट इंफॉर्मेशन आई तक जाती है, फिर जाके उसके बाद ब्रेन तक पहुंचती है। तो बच्चे आई जो है वो एक पीलियो रिसेप्टर भी है,
टीलियोरिसेप्टर इसीलिए क्योंकि टीलियोरिसेप्टर इसीलिए है क्योंकि बच्चे दूर जो है चीजें, वो दूर वाली चीजें भी एनालाइज कर देते हैं। आई, एयर, नोज, ये टीलियोरिसेप्टर भी कहे जा सकते हैं क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दूर भी है वो इजीली एनालाइज की जा सकती है। अनलाइक स्किन, स्किन को जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक कोई पेन, कोई स्ट्रक्चर, कोई केमिकल स्किन को इफेक्ट नहीं करेगा, ना पेन फील होगी, ना प्रेशर फील होगा, तो ना ही टच फील होगा। तो बच्चे ये डिस्टेंट एरिया से भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेता है। तो फोटो रिसेप्टर के साथ साथ टीलियो रिसेप्टर भी है। अब बच्चे आई जो है वो प्रेजेंट रहता है इन आई सॉकेट्स। ये आई सॉकेट्स में प्रेजेंट रहता है जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। हमारे पास जो हमने लोकोमोशन एंड फंक्शन में डील किया, हमने कहा था कि जो चीफ बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, उसके पास ये सॉकेट्स है जहां पे आई बॉल प्रेजेंट रहता है। तो आई बॉल जो है वो आई ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब आई का स्ट्रक्चर है तो वो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि आई जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि आई के फंक्शन को जानने के लिए, एक स्ट्रक्चर के फंक्शन को जानने के लिए उसका डिटेल्ड अरेंजमेंट पता होना जरूरी हो जाता है। ठीक है। सो आई का स्ट्रक्चर कैसा है एक बार वो डील करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। सो बच्चे ये है हमारे पास आई का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पूरा आई का वॉल है, ये अंदर कुछ कैविटीज हैं। ठीक है। तो बच्चे इसके बारे में इसको लेबल करने जा रही हूँ अभी। ठीक है, एक एक करके लेयर के बारे में बात करेंगे। सो बच्चे अब सबसे पहले हमारे पास आई जो है वो कुछ लेयर्स से बना है, कुछ ट्यूनिका से बना है, जिसमें फाइब्रस, वेस्कुलर, अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं, नर्वस अरेंजमेंट रहता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, the structure of eye is made up of 3 layers called as tunica। ठीक है, ट्यूनिका से बना है। और बच्चे 3 लेयर्स जो है वो है आउटर, मिडल और इनर लेयर, जिसमें उनके स्ट्रक्चर किससे वो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग नेम दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर मोस्ट ट्यूनिका है, तो आउटर है फिब्रस ट्यूनिका। मैंने कहा था ट्यूनिका को इस हिसाब से नाम दिया गया है कि वो मेजरली किससे बना है, तो फिब्रस ट्यूनिका है आउटर। ठीक है, लेबल करते हैं अभी जस्ट। उसके बाद मिडल जो ट्यूनिका होगी वो है वेस्कुलर ट्यूनिका, वेस्कुलर ड्यू टू ब्लड वेस्कुलर सप्लाई। ठीक है। उसके बाद जो इनर है, ठीक है, बॉल के इनर जो हमें विजिबल नहीं होता है, जो सेंसरी पार्ट है, तो इनर नर्वस ट्यूनिका। ठीक है। सो बच्चे अब हमारे पास सबसे पहले थी बाहर फिब्रस ट्यूनिका। तो फिब्रस ट्यूनिका ये बाहर वाली है पोर्शन। ठीक है, बाहर वाला पोर्शन है ये वाला आउटर लेयर। तो बच्चे बाहर वाली ये लेयर जो है, इससे 2 पोर्शंस आते हैं जो हम प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है स्क्लेरा। स्क्लेरा वो व्हाइटिश पोर्शन है जो हम देख पा रहे हैं अपनी आई का। ठीक है। और दूसरा वो पोर्शन जो ट्रांसपेरेंट है, जो कि ये बल्जिंग है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है। तो ये व्हाइटिश पोर्शन है, इसमें से कुछ व्हाइटिश पोर्शन हम एग्जैक्टली देख पाते हैं अपने आई बॉल में, और आगे जो है वो ब्लैकिश पोर्शन, जिसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया है। ठीक है। तो बच्चे जो फिब्रस ट्यूनिका है, आउटर फिब्रस ट्यूनिका ये वाला, वो बना है इन 2 स्ट्रक्चर से, स्क्लेरा एंड कॉर्निया से। तो बच्चे outer fibrous tunica is made up of sclera
the whitish portion, and cornea, the transparent portion. Okay, the whitish part, whitish opaque part is sclera. एंड व्हाइटिश इसीलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो व्हाइटिश इज ड्यू टू कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर्स की वजह से रिजिडिटी और इस पार्ट को ओपेकनेस मिलती है, व्हाइटिश स्ट्रक्चर मिलता है. और दूसरा है कॉर्निया पार्ट, जहां से हमें इंटरनली ये वाला पार्ट दिख रहा होगा. ठीक है, तो बच्चे ये ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है, जो बल्जिंग आपको दिख रही है, दिस इज कॉर्निया. तो स्क्लेरा जो है वो आगे आते आते कॉर्निया में एक्सटेंड कर जा रहा है, तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट. इसमें भी हमारे पास फिब्रस टिश्यू होता है, यानी कि फाइबर्स होते हैं, बट बहुत कम अमाउंट में, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट रह जाता है. एंड वन मोर थिंग अबाउट कॉर्निया, इट हैज नो ब्लड वेस्कुलर सप्लाई. तो ये ट्रांसपेरेंट बना रहे, वेस्कुलरिटी जो है इसमें नहीं होती, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सप्लाई होगी, टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो ट्रांसल्यूसेंट अरेंजमेंट कॉर्निया में क्रिएट हो जाएगा. तो लाइट को पास करने के लिए हमें ये कॉर्निया चाहिए. लाइट एंटर करती है इसी कॉर्निया रीजन से, अगर थोड़ा सा भी ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक अरेंजमेंट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. तो बच्चे कॉर्निया इज फॉर एंट्री ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट की एंट्री के लिए. तो लाइट जो है वो इसी कॉर्निया पार्ट से एंटर करती है, स्क्लेरा से भी. स्क्लेरा जो है वो व्हाइटिश पार्ट बनाएगा बच्चे. So बच्चे, after this cornea and sclera, which is a part of fibrous tunica, we need to deal with the next layer, next tunica, that is vascular tunica. And the vascular tunica includes three structures. तीन structures है इसमें. ठीक है, सबसे पहला तो ये वाला पार्ट जो कहा जाता है कोरॉइड, ये कोरॉइड है, थोड़ा सा स्लाइटली ब्लूइश रहता है बेटा, ब्लूइश डार्क इन कलर. तो दिस वन इज कोरॉइड. ठीक है, कोरॉइड के बाद बच्चे ये एक्सटेंड होता है इस पार्ट में, जिसे आप सिलियरी बॉडी कहते हो. along with some ligamentous structure, it holds the lens. ठीक है, so this part is ciliary body, यानी कि ciliary muscles हैं. एंड लास्ट जो बच्चे एक ओपनिंग क्रिएट करता है यहाँ पे, ताकि लेंस तक लाइट पहुंच सके, जो कॉर्निया से एंटर कर रही है. तो बच्चे ये हमारे पास है आइरिस मसल, यानी कि आइरिस जो फॉर्म करता है एन ओपनिंग, दैट इज प्यूपिल. ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं वेस्कुलर ट्यूनिका में. तो सबसे पहला है कोरॉइड. कोरॉइड जो है, इट्स अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सम क्यूबॉइडल सेल्स. क्यूबॉइडल सेल से बना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आप कह सकते हो. तो क्यूबॉइडल सेल से बना है. और बच्चे हमारे पास बीच में रहता है फिब्रस और नर्वस ट्यूनिका के, और क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ है, एंड इट हैज पिगमेंट कॉल्ड एज मेलानिन. मेलानिन पिगमेंट होता है. बच्चे इस पिगमेंट का काम क्या है और हम इस पे इसका फोकस क्यों कर रहे हैं? तो इसका काम जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से है कि जब हमारे पास लाइट पहुंचती है आई में, तो लाइट के कुछ पोर्शन को इमेज बनानी होती है, शार्प इमेज इनफैक्ट, जो हमें विजिबल रहे, है ना, हम फिगर आउट कर सके, डिफरेंस मेंटेन कर सके चीजों के बीच में. तो एक शार्प और एक डायरेक्ट सोर्स से लाइट आना जरूरी होती है. अगर मल्टीपल सोर्सेस है और मल्टीपल सोर्सेस से लाइट आ रही है हमारे पास, तो इमेज आई में ब्लर हो सकती है. तो एक शार्प इमेज बनाने के लिए जो स्ट्रे लाइट्स होती है उन्हें अब्सॉर्ब करना जरूरी होता है.
तो ऐसा ही मैकेनिज्म कैमरास में होता है। कैमरा के इनर लेयर जो है, इनर सरफेस जो है, वो ब्लैक पेंट से कवर की जाती है ताकि वो ब्लैक कलर जो है, वो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रे लाइट्स को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट आने वाली लाइट को ही यूज करे इमेज बनाने के लिए। तो लाइट भी एक उस फोटोग्राफिक कैमरा की तरह है जो कि एक्स्ट्रा रेज को एब्जॉर्ब करके सिर्फ जो मेन लाइट है उससे इंफॉर्मेशन एक्वायर करके इमेज बनाए। तो कोरॉइड जो है उसके पिगमेंट्स वो स्ट्रे लाइट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इट हैज पिगमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्ट्रे लाइट्स। स्ट्रे लाइट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे अब कोरॉइड का काम हो गया। अब कोरॉइड जो है जैसे वो आगे आगे बढ़ता है वो एक्सटेंड होता है दो स्ट्रक्चर्स में, द आइरिस पार्ट एंड द सीलियरी मसल्स। तो दूसरा स्ट्रक्चर है सीलियरी बॉडी। मैं सीलियरी मसल्स डायरेक्टली ना लिखकर सीलियरी बॉडी लिख रही हूँ क्योंकि सीलियरी मसल्स के साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी अटैच्ड हैं जो उसके फंक्शन को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चे अब हमारे पास सीलियरी बॉडी includes ciliary muscles. Ciliary muscles include करता है, ठीक है, and the ciliary muscles along with some ligamentous part, इसे suspensory ligament कह रहे हैं। तो suspensory ligament में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, suspensory ligament। सस्पेंसरी लिगामेंट। तो बच्चे ये सीलियरी मसल्स अलोंग विद सस्पेंसरी लिगामेंट्स हेल्प्स इन होल्डिंग एंड फोकसिंग ऑफ लेंस। लेंस जो है वो मेन फोकसिंग स्ट्रक्चर है जो फोकस करता है लाइट को नर्वस ट्यूनिका की तरफ। ठीक है, सो बच्चे सीलियरी मसल्स व्हिच अलोंग विद सस्पेंसरी लिगामेंट्स holds and focus लेंस। लेंस को फोकस करता है और होल्ड भी करता है। फोकसिंग ताकि लाइट जो है वो रेटिना तक पहुंच पाए यानी कि नर्वस ट्यूनिका तक। एंड लास्ट है बेटा आइरिस। आइरिस ये स्ट्रक्चर है जो प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें तो आई में हमें छोटी सी ओपनिंग दिखती है, बाकी इस तरीके से मसल दिखते हैं, पिगमेंटेड पार्ट दिखता है। तो बच्चे ये पिगमेंटेड और कलर पार्ट है ना वो आइरिस है, जो आई को कलर दे रहा है वो आइरिस है बेटा। तो बच्चे ये डायामीटर को वाइडर करना है या कॉन्स्ट्रिक्ट करना है इस प्यूपिल को, ये सारा इरिडियन मसल्स ही देखते हैं। ये पूरा आइरिस है बेटा, ये पूरा पार्ट। ठीक है, सो आइरिस जो है दे रेगुलेट द डायामीटर ऑफ ओपनिंग कॉल्ड एज प्यूपिल। वो प्यूपिल के डायामीटर को रेगुलेट करते हैं एंड ऑल्सो फॉर्म्स द कलर ऑफ आईज। कलर ऑफ आईज जो है वो भी ये डिटरमाइन करता है। आइरिस का कलर कैसा है वो ही डिटरमाइन करता है कि आई का कलर कैसा है। हम कहते हैं ना आई ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, ब्लू आईज है, वो बच्चे वो आइरिस के कलर के अकॉर्डिंग है। मेलानिन पिगमेंट का कंसंट्रेशन क्या है, वो कैसा है, कौन सी फॉर्म है, उसके हिसाब से हमारे पास इस लेयर में कलर रहते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट लेयर है वो है नर्वस ट्यूनिका, इनर लेयर, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये डिप्रेशन भी दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो बच्चे थर्ड लेयर और इनर मोस्ट लेयर है नर्वस ट्यूनिका। ठीक है, तो नर्वस ट्यूनिका जो है वो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है। और बच्चे ये सेंसरी ट्यूनिका है, इट्स अ सेंसरी ट्यूनिका।
called as or includes retina. रेटिना जो सेंसरी पार्ट कहा जाता है वो हमारे पास नर्वस ट्यूनिका का ही हिस्सा, इनरमोस्ट। ठीक है, अब बच्चे रेटिना में हमारे पास जो है we have photosensitive cells. जो फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं फॉर रिसेप्शन ऑफ लाइट एंड सेंसरी रिसेप्शन एंड सेंसेशन ऑफ लाइट, लाइट की सेंस को सेंस करने के लिए, रिसीव करने के लिए वी हैव फोटोसेंसिटिव सेल्स। ठीक है, जो कि रेटिना में प्रेजेंट रहता है। लेकिन शार्प इमेज बनती है बेटा इस रेटिना के एक पर्टिकुलर पार्ट। रेटिना में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे येलो स्पॉट कहते हैं। तो येलो स्पॉट यानी कि मैक्यूला डेंसा। ठीक है, तो बच्चे वो बनाता है यहाँ पे शार्प इमेज। इट हैज येलो स्पॉट फॉर शार्प इमेज। शार्प इमेज बनाने के लिए इसमें येलो स्पॉट होता है, मतलब जो लाइट यहाँ पे फॉल करेगी ना इस पर्टिकुलर एरिया येलो स्पॉट में, किस मैक्यूला डेंसा रीजन, सॉरी बेटा मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, इसमें येलोइश स्पॉट रहता है, ये येलो स्पॉट की तरह दिखता है और येलो स्पॉट के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो ही शार्प इमेज बनाने में हेल्प करती है। यानी कि इसके आसपास की लाइट जो है वो शार्प इमेज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। शार्प इमेज सबसे ज्यादा यहाँ पे बनती है। लेकिन बच्चे यहाँ पे ये एरिया जहां से अब ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर कर जाएंगे अंदर की बॉडी की तरफ, ब्रेन की तरफ, ये बनाएंगे अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व, यहाँ से नर्व पास भी करती है। तो बच्चे इस पोर्शन में रेटिना बिल्कुल भी काम नहीं करता। यहाँ पे अगर गलती से लाइट फॉल भी हो जाती है तो बच्चे वो सेंस ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं होते। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। इमेज रेटिना के बाकी पोर्शन पे फॉल हो जाना लाइट तो वो इमेज बना लेती है। लेकिन बच्चे शार्प इमेज मैक्यूला ल्यूटी यानी कि येलो स्पॉट बनेगी। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट पड़ गई तो वो इमेज फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है। ठीक है, तो ये है कुछ नर्वस ट्यूनिका के बारे में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं अल्टीमेटली करवाती हूँ नेक्स्ट कुछ पोर्शंस। सो बच्चे इसके बाद अब अल्टीमेटली हम बात करने जा रहे हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, इन कैविटीज और स्पेस की। ऑब्वियसली बॉडी में एयर स्पेस ही रखा जाता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड फिल रहेगा हर जगह। तो बच्चे ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच में अब जो स्पेस आपको दिख रही है इसे aqueous chamber कहा जाता है। and this aqueous chamber remains filled with a fluid, watery fluid that is aqueous humor. aqueous humor जो है वो बच्चे वो ब्लड से बनता है। कंटिन्यूसली ब्लड आता जाएगा, ब्लड से फिल्टर होगा, यहाँ पे फिल होगा और अल्टीमेटली यहाँ पे कैनाल है जिसे कैनाल ऑफ शेल कहा जाता है। इससे फिल्टर आउट करके वापस ये ब्लड में चला जाएगा। मतलब aqueous humor वापस से रिप्लेनिश होता है, फिल होता है कैनाल ऑफ शेल से, वापस से ब्लड में ड्रेन हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आता है, कंटिन्यूसली ड्रेन होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या है, विट्रस चैम्बर है, ये वाला लेंस और रेटिना के बीच में। इसे विट्रस, ये फिल रहता है विट्रस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर वाटरी है, विट्रस ह्यूमर जेली लाइक है। और विट्रस ह्यूमर एक बार फिल हो जाता है, ये इसके बाद दोबारा रिप्लेनिश या दोबारा चेंज नहीं होता। लाइफ में एक ही बार फिल होता है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है, ब्लड से इसका कोई कंटेंट ऐड नहीं होगा, ब्लड में जाएगा। तो बच्चे वी हैव टू चैम्बर्स इन आई, two chambers, that is aqueous humor and aqueous chamber and vitreous chamber. Aqueous chamber, it is between cornea and lens.
बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है, चैम्बर है, उसे एक्वस चैम्बर कहा जाता है। एंड इट कंटेन्स एक्वस ह्यूमर, जो कि वाटरी फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। और बच्चे, ये एक्वस ह्यूमर जैसे मैंने कहा कैनाल ऑफ शेल है, ये ओपनिंग दिख रही है कैनाल ऑफ शेल की, तो बच्चे इन ओपनिंग के थ्रू वापस ही ब्लड में ड्रेन हो जाएगा। तो बच्चे, ड्रेन्स इन ब्लड थ्रू कैनाल ऑफ शेल। ठीक है। विट्रस चैम्बर, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है। और बच्चे, इट कंटेन्स जेली लाइक विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। इस तरीके से हमारे पास दो चैम्बर्स हो गए। अब लास्ट हमारे पास बचा है वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअल लाइट की फोकसिंग करता है, दैट इज लेंस। ठीक है, तो लेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं लास्ट। तो लेंस जो है बच्चे, इट्स अ कन्वर्जिंग टाइप और बायकन्वेक्स। ठीक है, एंड कन्वर्जिंग टाइप है, यानी कि जो लाइट इस पे फॉल करेगी वो कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो बच्चे ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देता है, और कन्वर्ज करने के बाद फोकस करता है इसको रेटिना में। तो बच्चे, फोकसिंग के लिए अगर हम कोई दूर की चीज देख रहे हैं या पास की चीज देख रहे हैं, तो बच्चे उसके लिए अलग फोकसिंग की जरूरत पड़ती है लेंस को। ठीक है, तो इसकी फोकसिंग जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग होगी। तो बच्चे, अगर हम दूर से चीज देख रहे हैं, बहुत आराम से देख रहे हैं, हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा है दूर की चीज को देखने के लिए, हम बहुत रिलैक्स वे में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है बेटा, वो पैरेलल आती है, तो उसकी फोकसिंग के लिए लेंस को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है, थोड़ा सा फ्लैट होना पड़ता है। अगर हम बात करें पास की चीजों के लिए, पास की चीजों को देखने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेच डालना पड़ता है, जो बहुत ही पास हो। तो पास की चीज को देखने के लिए बेटा, पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो रेज आती है वो डाइवर्ज होकर आती है, और उसके लिए लेंस को थोड़ा सा वाइडर और थोड़ा सा शॉर्टर होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वाइडर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए लेंस जो है उसको फोकस करने के लिए सीलियरी मसल्स और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब एक बार एक ब्रीफ आइडिया उसका लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, सो फोकसिंग डिस्कस। सो बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास फोकसिंग ऑफ लेंस। फोकसिंग ऑफ लेंस कॉल्ड एज अकोमोडेशन ऑफ लेंस। अकोमोडेशन ऑफ लेंस के लिए बच्चे सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स को अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट केस डील करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें देखने के लिए जो रेज आती है, वहां से जो लाइट रेज आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो पैरेलल आती है कुछ इस तरीके से। और ये पैरेलल रेज जो है बेटा, ये लेंस पे फॉल करेंगे, और लेंस क्या करेगा, इसे कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो अगर ये रेटिना है तो उस पे कन्वर्ज करके इमेज फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेंस को स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए, फ्लैट करने के लिए सीलियरी बॉडी रिलैक्स करती है और सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सीलियरी बॉडी रिलैक्सेस, क्योंकि जब सीलियरी बॉडी रिलैक्स करती है वो इस तरीके से लंबी होगी तो इस तरीके से शॉर्टर हो जाता है, रिलैक्स करके छोटी हो जाती है, साइड में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, तो दोनों तरफ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, लेंस खिंच जाएगा। तो सीलियरी बॉडी रिलैक्सेस बट सस्पेंसरी ligament stretches out.
ठीक है। वही अगर हमें पैरेलल ऑब्जेक्ट्स सॉरी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल नहीं आती है। एक पॉइंट को हम देख रहे हैं, वहां से डाइवर्जिंग रेज आती है हमारे पास, ठीक है। उसको देखने के लेंस को थोड़ा सा शॉर्टर और वाइडर होना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास लेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इस तरीके से लॉन्गर है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा वाइडर हो जाता है कंपैरेटिवली, और ये फिर फोकस करता है अकॉर्डिंगली लाइट को, क्योंकि डाइवर्जिंग लाइट जो होती है उसे फोकस करने के लिए हमें ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये रेटिना में फोकस कर दी जाती है और इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज लेंस को शॉर्टर करने के लिए सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है और लॉन्गर हो जाती है। सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्सेस। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो रिलैक्स कर जाता है, अल्टीमेटली अकोमोडेशन हो जाती है लेंस की, और पास और दूर की चीजों की इमेज अकॉर्डिंगली फॉर्म हो जाती है।